प्यारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के हिंदी राइटर हैं। प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन जी, मैथिली शरण गुप्ता, ऐसे अनेकों बहुत कमाल के नाम हैं हमारे बीच हिंदी पोइट्रीज़ में, और जिनका एक एरा था और जब वो एरा चला गया, हालांकि हम याद उन्हें आज भी रखते हैं, पर उसके बाद जब नई पोइट्रीज़ आई और मैं खुद पोइट्री करता हूँ तो हमें लगा था कि अब ऐसी पोइट्रीज़ तो बहुत कम लोग लिख पाएंगे या शायद ही कोई लिख पाएगा। और इसी बीच एक नाम आता है शुभम श्याम का, और हम लोग देखते हैं, हम लोग नहीं यार ये वो है जो हिंदी कविताएं इस देश ने शुरू की थी, वैसी कविताएं हैं। तो आज शुभम श्याम हमारे साथ है। कैसे हो भाई आप? नमस्ते भाई, बढ़िया। आपने क्या 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 कैसी तुलना कर दी भाई, यार सुबह सुबह डरा दिया मुझे। नहीं, शाहिर साहब का है ना कि कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर लिखने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये तो चलता रहेगा, मतलब कभी ऐसा पल का शायर हूँ, तो सबके साथ यही है। कोशिश लगी हुई है अपनी भी कि अच्छी लिखते रहे, कि कोशिश कर रहे हैं अच्छा लिखना है, बेहतर लिखना है। बस मतलब होता है ना ऐसा, लिखने का जुनून लेके नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इसलिए कि अंदर बहुत भर जाता है, तो फिर लिखना पड़ता है। नहीं लिखेंगे तो फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या बात है भाई। गांव, शहर और मैं, यहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल, गांव शहर मैं, ये एक्चुअली ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो भगवान ने लिखी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या बात ये है। कहानी है कैसे एक बहुत छोटा सा गांव है, मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे गांव में हम फ़ोन ऑन करें तो टावर दूसरे शहर का लग जाता है, टावर दूसरे स्टेट का लग जाता था। जब रोमिंग चलता था, करेक्ट, तो हम फोन उठाने में डर लगता था। हाँ, तो हम अपने स्टेट में होने के बावजूद भी हम दूसरे स्टेट का रोमिंग फी देते थे, ऐसा था। तो करीब 400-500 घर थे उस गाँव से हैं, बॉर्डर से दो तरफ से नदियाँ हैं। बहुत मुश्किल से, मतलब पापा मम्मी ने, होता है ना, हैंड टू माउथ वाले सिचुएशन में शहर भेजा पढ़ने के लिए। तो वहाँ से जो कहानियाँ निकल के हैं कि कैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के परे देख के कविताएं लिखने की कोशिश करी, तो वही कहानियाँ हैं। और कहानियों के मतलब कविताएं पहुँची हैं लोगों तक। 2 सालों में ईश्वर की अनुकंपा रही है कि पिछले 2 सालों में कविताएँ बहुत लोगों तक पहुँची। वो कविताएँ स्वतः नहीं हो गई थी, वो कविताएं ऐसे नहीं होती कि किसी दिन चमत्कार हुआ और मैंने वो कविता लिख दी। नहीं, उन कविताओं के पीछे बहुत कहानियाँ, वो हृदय विदारक कहानी है, वो टूट जाने वाली कहानी है, वो बिखर जाने वाली कहानी है। और ये कविताएं हुई थी क्योंकि ईश्वर ने चाहा कि इसको समेटते हैं अभी। तो वो कविताएं पारिश्रमिक थी मेरे कष्ट की, मेरे दर्द की दवा थी। और कोई भी कविता होती है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में ना आप सिर्फ ढूंढते हो उसको, आपको महीने लगते हैं कविता को तैयार करने में। जो खूबसूरत कविताएं होती हैं, हाँ कॉर्पोरेट में वो अलग चीज़ है कि आपने एक दिन में बना ली। भाई गांव के बारे में, गांव कैसा था? मेरा गाँव बड़ा कैसे बताऊँ, बहुत प्यारा है। मतलब गांव का नाम आप बता सकते हो? गाँव का नाम मेरा है डुमाईगढ़। ये छपरा डिस्ट्रिक्ट है। आपने लालू प्रसाद यादव का नाम सुना होगा, तो हमारे यहाँ से सांसद हुआ करते थे वो। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में मतलब होता है ना, गंगा नदी की एक सहायक नदी है गंडक नदी, उनके किनारे पे है गांव मेरा। करीब 400-500 लोग हैं, बहुत प्यारा। बचपन ऐसा रहा कि मतलब कहीं बताऊँ, पापा डर गए थे कि मतलब इतने उद्दंड हो गए थे हम लोग। आपने होता है ना कि बच्चे 8-9 साल की उम्र में मेरी हरकतें 14-15 साल वाले लड़कों वाली हो गई थी। ऐसा कुछ स्पेशल? मैं लड़ाई बहुत करता था। अच्छा। और मैं मुक्के नहीं मार पाता था ना, तो नाखून ऐसे, मेरे नाखून ईश्वर ने इतने खतरनाक दिए ना, लड़कियां शर्मा जाएंगी। तो ऐसे नाखून में नोच लिया करता था लोगों को। ये छाप छुड़ी रही, छाप रहे जिससे भी लड़ाई हुई है। तो मम्मी पढ़ाती हैं, पापा तब अपने ज़माने में प्रोफेसर हुआ करते थे, तो शिकायत आती थी घर पे, तो बहुत परेशान रहते थे। नाखूनों से शायरी लिख रहा था मैं किसी की बॉडी पे। क्या बात है ना। बस उन्हीं की बॉडी पे लिख पाया, बाकी किसी पे लिख नहीं पाया मैंने। तो पापा को लगा कि ये बर्बाद हो जाएगा, मतलब ये गाँव में रहा तो पगडंडियों पे धूल फांकता रह जाएगा। तो गाँव बहुत प्यारा है, मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर साहित्य है तो ये गांव की वजह से। वो अपनापन, वो दूसरों के लिए खड़े रहने की ललक, वो कोई भी काम हो तो मिलजुल के करेंगे। मतलब यही जो कैटरल्स वाली सिस्टम आई है या वेडिंग प्लानर वाली सिस्टम आई है, नहीं है। हमारे गांव में एक अंकल जी हैं, उनको पूरा गांव चीमर अंकल के नाम से बुलाता है। तो कहीं भी भोज हो रहा हो, किसी के घर भी शादी हो, भंडारा संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। वो
मतलब होता है ना, वो आदमी को पता है कि कितनी पूरियां बननी चाहिए, कितना सामान बनना चाहिए, घटता रहा है तो पहले से उसको पता चल जाए। और उनके हाथ में स्वाद है, मतलब ऐसे भी फेंकेंगे तो टेस्ट अन्नपूर्णा आएगा। कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा माँ का वरदान होता है किसी व्यक्तियों के हाथ में, तो उनके हाथ में ये है कि वो लगे रहेंगे तो कभी खाना खत्म नहीं होता। फिर गांव के लड़के हैं, मतलब मैं जाऊं अपनी गांव में और किसी की शादी है तो नहीं फर्क पड़ता है कि क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, हम अपने जींस ऊपर करेंगे और मग लेंगे, बाल्टी लेंगे जिसमें सारा सामान पड़ा और भोजन में हम लगे हुए हैं, तो कोई कैटरर्स नहीं, और फिर भी गांव में शादियां संपन्न हो जाती है। घर सजाना है तो बोलने की जरूरत नहीं, बस एक बार बोलना है रात को कि कल घर सजाना है, तो सब लोग सुबह बिल्कुल शामिल हो जाएंगे सब, और कहने की भी जरूरत नहीं होती है, वो लड़के आ जाते हैं कि यार उनके घर शादी है, कोई ना कोई काम होगा, चलो चलते हैं। तो ये जो सहयोग की भावना है, मैं शहर में मतलब होता है ना, शहर मतलब उम्मीदों का शहर है, माया नगरी है, मतलब मुझे सारे विकल्प मिले हैं, शहरों में मिले हैं, पर मतलब होता है ना कि बहुत कुछ सीखना। बस शहर चूंकि नए कॉन्सेप्ट है, सदियों से गांव टिका हुआ है, सदियों क्या कह लो, शताब्दियों से गांव टिका हुआ है, तो ऐसे में शहर को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है गांव से, वो मिलनसार होना सीखना बाकी है। मौके और रुपए शहर ने सीख लिए हैं, बहुत जरूरी है ये किसी भी सभ्यता के लिए, पर शहर को मिलनसार होना सीखना बाकी है। कितनी प्यारी बात बोली ना आपने कि शहरों ने आज तक बहुत सारी चीजें जो नहीं सीख पाए, गांव जो पहले से सीख के बैठा हुआ है, और क्योंकि गांव ने सालों लगाए वो सब सीखने में, और शहर आज बन रहे हैं इसलिए। तो ये है, तो कहानी वही है, मतलब गांव से उठ के शहर आने की, मतलब होता है ना कि माँ बाप के उम्मीदों और अपने सपनों के बीच में एक ब्रिज का काम करने की कहानी है ये, कि कैसे पूरा छोड़ना भी नहीं है उनको और अपने को आगे बढ़ना भी है, जमीन से जुड़े भी रहना है और आसमान छूनी भी है, तो पेड़ बनने की कोशिश है। तो यही कहानी है, ये मतलब कहानी है, और कहानियों के बीच में हर उस मोड़ पे जहाँ कहानी ने दिल तोड़ा है कविताएं हैं, हर उस मोड़ पे जहाँ कहानी ने जश्न मनाया है कविताएं हैं। तो कविताएं पहुँची आप तक, उस कहानियों के का ही शो है गांव शहर और मैं, तो अगले हफ्ते शायद यूट्यूब पे आए, तो हम सबको ज़रूर देखना है भाई। जब मैं इस शहर आया था मुंबई, मुझे याद है मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि ख्वाबों को बैग में रख कर इस नए शहर में आया था, पर्स में कुछ मजबूरी और जेब में हिम्मत लाया था, पर इस शहर की शायद चकाचौंध में खो गया, पीछे मुड़ के देखा तो एहसास हुआ घर से बहुत दूर हो गया। सही है। और भाई आप भी जब इस शहर में आओगे आपको घर वालों की याद आएगी बहुत, और आप बोलोगे नहीं किसी को ना आप। और दिक्कत क्या है मुंबई की स्पेशली 12 बजे के बाद फील होता है सब कुछ कि यार थोड़ा शहर सोता इसलिए नहीं है क्योंकि नींद नहीं आती है 12 बजे के बाद, शायद इसीलिए शहर सो नहीं पाता है। करेक्ट। तो मैं भी आया था, मैं जैसे आपको बताया पहले कि मेरी 4 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती है, बहुत बड़ा परिवार, बड़ा परिवार है। अब बड़ा परिवार है तो घर भी बड़ा है, मतलब मेरे घर में कुल 36 कमरे हैं, तो ऐसे से मतलब होटल है पूरा अपना। हाँ, मतलब किसी बाहर वाले को रखने की जगह नहीं है हमारे पास हम अपने से बड़े हुए। तो ऐसे से मैं फिर 1 BHK में शिफ्ट हुआ, तो ऐसे लगा भग से खत्म हो गया, दरवाजा खुल के खत्म हो गया। हाँ, मतलब मेरी मम्मी 1-2 बार आई हैं, तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाती हैं। मैंने कहा मम्मी यार रुक जाओ यार कुछ दिनों, तो कहती है नहीं मेरे को इसमें नहीं रहना, इतने में तो हम अपनी गाय बांध देते हैं। सही बात, जहाँ आंगन नहीं, जहाँ छत नहीं है, उनके लिए वो घर ही नहीं है। तो मैंने लिखा था, मैंने इसको गाने के तौर पे लिखा है, शायद किसी को ये समझ में आए तो भाई इसको कंपोज करो। मैंने लिखा है कि सपनों का पीछा करते करते आ गए हैं कहाँ, सपनों का पीछा करते करते आ गए हैं कहाँ, माचिस के डब्बों सा घर मिला, छत सा मिला आसमां, कैसे उजाले हैं आंखों पे छाले हैं और कितना है शोर सा, कैसे उजाले हैं आंखों पे छाले हैं और कितना है शोर सा, कैसे से सपने हैं छूटे सब अपने हैं, सपना भी है चोर सा, ऐसा ठगा हूँ पता भी नहीं है ठगा भी गया कि नहीं, है मुझको पाना ये सारा जमाना, चुकानी है कीमत मगर मेरा घर। क्या बात है भाई, गांव शहर हो गया और मैं की तलाश जारी है, जिस दिन खोज लूंगा मैं बुद्ध न हो जाऊं। क्या बात है। तो मैं इस एक निरंतर प्रक्रिया है, एक किरदार है जिसकी कहानी रोज बदल रही है, और हम क्या ही लिखेंगे, जो लिखता है ऊपर वाला लिखता है, और क्या कमाल लिखता है। क्या बात है। मैं कई दफ़ा तो ऐसा लगता है हिम्मत हार जाता हूँ। मैं मतलब होता है ना, मैंने अपने नाम के पीछे श्याम लगा लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ईश्वर से वो अधिकार प्राप्त कर ली कि मैं कृष्ण से अब सवाल कर सकता हूँ। मतलब हमारी बातचीत है, अब मैं पूछ सकता हूँ। दोस्ती है, अभी मैं ये हाथ जोड़ के आपके चरणों में बैठूंगा नहीं, बगल में बैठ के आपसे प्यार से बात करूंगा, प्रभु बताओ ऐसा है क्या होगा। और अक्सर मैंने मतलब होता है ना, मैंने महसूस किया निराश होता हूँ तो मैं बात कर पाता हूँ,
जब आप खुद ही देता हूँ, पर वो होता है ना, कहते हैं ना आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अंदर से जो हुक उठती है, अंदर से जो गट फीलिंग आती है, वो ईश्वर की आवाज़ है। क्या बात तो है भाई। उसको सुनते रहते हैं। फिर रास्ते मैं कई दफ़ा भगवान से खिलौने मांगता रहा, खिलौने की गाड़ियाँ मांगती रही, और भगवान बड़ी गाड़ी लेके खड़े हैं, भाई पागल क्या मांग रहे हैं, रुक 2 मिनट इंतज़ार कर। और उस 2 मिनट के इंतज़ार में हम बिखर जाते हैं, लगता है कि यार क्या हो गया, ये मांगा था ईश्वर, ये भी नहीं दे पाए तो क्या देंगे। और ईश्वर बहुत प्लान करके जो भी कविताएं, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गांव शहर में उन कहानियों की जो भी कविताएं आपको लगती हैं कि क्या उम्मीदों की कविताएं हैं, वो सारी कविताएं लिखी ही गई हैं तब जब मैं बहुत नाउम्मीद था। तो मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है ना कि, और आप लिखते हो, आपको ये महसूस हुआ कि कविताएं लिखी नहीं जाती हैं, कविताएं आती हैं, कविताएं आती हैं। तो उस दिन सरस्वती बैठती हैं आपके जहन में, आपके एकदम सही बात बोली भाई आपने की। और एक और बहुत बहुत खूबसूरत होती है, जब आप लिखते हो ना, हम सिर्फ लिख रहे हैं, आप हजारों करोड़ लोगों की कहानियाँ उन पंक्तियों में जोड़ते हो। और हम लोग क्या दिमाग है हमारा, इतना सा दिमाग है, पर वो आती हैं जब खुद से, और आप इतना बड़ा एक सोशली दुनिया है एक, आप उसमें जोड़ते हो उन कविताओं को। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम जो पोइट्री लिखते हैं वो हमारे लिए नहीं लिखी होती है, भले हम लिखते हैं, वो होती है सबके लिए। कि आज अगर शुभम शाम की कोई कहानी सुनेगा तो ये नहीं देखेगा कि शुभम की कहानी है, यार ये मेरी कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि हम लोग भाई, हम सोचते हैं हम लिख रहे हैं, पर हम सबके लिए लिख रहे हैं। वही जहाँ आपने बात शुरू की थी कि आती हैं कविताएं, है ना, शायर है ना, शेर बहुत बड़ा शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। तो वही है कि आप लिखते हैं। एक और 2 पंक्तियाँ थी कि मैं अपने दर्द के मुक्तक को भी हंस के सुनाता हूँ, मैं अपने दर्द के मुक्तक को भी हंस के सुनाता हूँ, लोग हंस लेते हैं तो दर्द मेरा कम हो जाता है। क्या बात है भाई। तो ये है, लिखते तो हैं कहानियाँ, सबकी भावनाएं जुड़ती हैं। कई मुझे ऐसा लगता है ना कि लिखना, मैंने महसूस किया है, पता नहीं सब लोग इत्तेफाक रखें इस बात से कि नहीं, कि लिखना वरदान भी हमारे लिए और श्राप भी महसूस होता है। क्योंकि लिखने के बाद की खुशी बहुत आनंददायक होती है, लिखने के पहले का दर्द बड़ा घातक होता है। मतलब बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि आप इतना प्यारा कैसे लिख लेते हो, मतलब हमसे नहीं हो पाता है, हमारे पास शब्द नहीं है। मैंने इसलिए हो पाता है ना क्योंकि हम एक जैसे दर्द को 100 बार जीते हैं, वो रिपीट में चलता है, रिपीट मोड पे चलता है। ओवर थिंकर्स हैं हम, मतलब मामूली सी बात का जिहन पे इतना बड़ा असर पड़ता है। तो जब असर पड़ता है तो वो दर्द महसूस होता है, हम वो जी रहे होते हैं। और जो नहीं लिख पाते शायद वो दर्द नहीं महसूस कर पाते होंगे, शायद इसीलिए वो नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये वरदान इसलिए क्योंकि हम लिख पाते हैं और सबके दर्दों को शब्द दे पाते हैं, सबके जो अंदर भावनाएं हैं, जो अंदर भसड़ चल रही है, जो अंदर खिचड़ी पक रही है, जो अंदर मंथन चल रहा है, उसको हम शब्द दे पाते हैं। और शाप इसलिए है क्योंकि वो मंथन का जो पीड़ा है, उस मंथन का जो दर्द। भाई हिंदी पोइट्रीज के बारे में, बचपन से राइटर बनना था ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि? नहीं, बचपन से राइटर नहीं बनना था, राइटर इत्तेफाक से बन गया, या यूं कहो कि माँ बाप ने राइटर बना दिया। कैसे? 9th और 10th में हमारे बिहार में CBSE बोर्ड में हिंदी और संस्कृत में से एक भाषा का चुनाव करने का ऑप्शन आता है। संस्कृत स्कोरिंग भाषा है, और मैं पढ़ने में बड़ा होशियार था, मतलब ईगो पे आ गया था वो मेरे कि मुझे वो पढ़ाई के लिए घर वालों ने घर से निकाला था, हॉस्टल में डाल दिया था। तो मुझे लगा था कि इनको साबित करके दिखाऊंगा मैं इतना पढ़ता हूँ। तो फिर मेरे को लगा यार हिंदी ले लूँगा तो कितना भी अच्छा लिखूंगा तो 80 नंबर आएंगे, संस्कृत में मैं तो 96-98 लेके आऊँगा, है ना। और 10th का बोर्ड, 10th सब भंगिमा बन जाती है कि बोर्ड है। तो मैंने, और हॉस्टल में रहता था तो मैं अपने फैसले खुद लेता था, घर वालों को नहीं पता चलता था। तो 9th में मैंने संस्कृत ले लिया, हिंदी ड्रॉप कर दिया। तो पहली 6 माही की रिजल्ट जब हॉस्टल वालों ने घर भेजी तो पापा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे तेरा हिंदी कहाँ है। मैंने कहा यार पापा हिंदी नहीं ली है। क्यों नहीं ली? मैंने कहा संस्कृत और हिंदी में चुनने का था तो मैंने संस्कृत ले लिया। तो क्यों? मैंने कहा स्कोरिंग होता है। तो कहते कि पूजा कराना है आगे चल के तुझे। मैंने कहा नहीं, तो फिर क्यों संस्कृत पढ़ेगा, क्या फ़ायदा होएगा। मैंने कहा यार अच्छे नंबर आ जाएंगे। पापा कहते कितने अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा 95 से तो कम नहीं आएंगे, और हिंदी में ख़राब से ख़राब आएंगे तो कितने आएंगे। मैंने कहा 75 से तो कम नहीं आएगा। तो पापा कहते चलिए मेरे को 4-5% बर्दाश्त है। मैंने कहा आपको बर्दाश्त होगा, मुझे नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट है, ये क्या मतलब आपको बर्दाश्त है। पर फिर मैंने मना कर दिया, पापा नाराज़ हुए।
और 1 महीना ये टसल चला। पापा ने स्कूल को मेल कर दिया, मतलब फ़ोन कर दिया कि बदल दो। स्कूल वाले कह रहे हम बच्चे की सुने कि आपकी सुने, तो पापा कहते फ़ी कौन देता है देख लो। तो प्रिंसिपल साहब ने बहुत समझाने की कोशिश करी, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, मतलब मेरे प्रिंसिपल साहब मतलब मैं पहचानते थे वो, क्योंकि अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी था, तो वो समझाने की कोशिश करते कि बच्चे का स्कोर अच्छा होगा। उनको तो अपना रिजल्ट दिख रहा था कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा होएगा, कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो पापा कहते बेटा आपका कि मेरा? तो प्रिंसिपल साहब इसके बाद कहते तुम्हारे पापा जी से मुझे बात नहीं करनी आज से बात से। तो फिर वो 2 महीने की टसन के बाद मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। मैं जिद्दी था, तो मेरे बाप थे, तो उनकी जिद जीत गई। तो फिर वो मजबूरी में जब मैंने हिंदी लिया, तो मेरी हिंदी की जो टीचर थी और जो मेरे वो संस्कृत की भी टीचर थी, रंजना मैम नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू ये सारी किताबें पढ़। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया महादेवी वर्मा से, मैथिली शरण गुप्त से, रामधारी सिद्धिनकर से। स्कूल में पढ़ते थे, पर स्कूल में हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते थे। करेक्ट। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लिख इसके ऊपर, तो फिर मैंने लिखा और उन्हीं की पंक्तियों को अरेंज करते हुए, अपनी नहीं लिखनी थी, उन्हीं की पंक्तियों को कहीं कहीं से उठा के एक कविता करनी थी। मैंने करी, उन्होंने बहुत तारीफ करी, तो मैं तारीफ का बहुत भूखा हूँ। मतलब मेरे को ना आप मोहब्बत से दुनिया का इधर से उधर करने का काम करा सकते हैं। आप मुस्कुरा के कह दो कि यार शुभम भाई यार ये करना है, मैंने यार आप ऐसे कहोगे मैं मना कैसे कर पाऊंगा। तो कोई ऐसे कर ले ना, तारीफ कर दे, ये मेरी वीकनेस है, आप समझ लो ऐसा कि बड़े लोगों की यही होती है। और कोई जिद करे ना, जिद पे उतरे कोई, तो फिर मेरे से बड़ा कोई हिला के दिखाओ, मैं पत्थर हूँ भाई, टस से मस नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने तारीफ कर दी, मैं लगे तो मजा आ गया। फिर मैंने पहली कविता लिखी तब कि मैं वेजिटेरियन हुआ करता था तब, कि क्यों होती है जीवों की हत्या, है ना। ये पहली कविता है, बड़ा बेसिक है, बहुत बेसिक है, पर ये 9th स्टैंडर्ड में 2009 में लिखी गई थी कविता है। उसके बाद फिर ये तारीफ हो गई मेरी। फिर मैं 10वीं में गया, फिर मेरे एक टीचर है विभाकर सर, 10वीं में, वो भी हिंदी के मतलब बहुत प्यारे, मतलब वो इंजॉय करते थे पढ़ाना। अक्सर सोते भी थे हमारे क्लास में, पर वो जब पढ़ाते थे तो ऐसे डूब जाते थे, बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ाने में, ऐसे मतलब सबको नहीं आता था, सबको थोड़ी दिलचस्पी है, मुझे मजा आने लगा था अचानक। वो डूब जाते थे प्रस्तुत पंक्तियों में, लिखा गया। फिर मेरे को वहाँ से दिलचस्पी लगी, मैंने उनको सुनाना शुरू करी, उन्होंने तारीफ़ें करनी शुरू करी, और फिर वहाँ से जो लगा ना, फिर मैं कोटा चला गया, और आई थिंक उसने भी काफ़ी योगदान दिया मुझे। तो हॉस्टल में जाना पहली भावुकता थी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया था, फिर रिदम में कविताएं होने लगी, फिर कोटा ने विरह दिया, क्या होता है, पहली रोमांस वाला एंगल था, को स्कूल में गर्लफ्रेंड थी, कोटा चला गया, नहीं रही, तो विरह आया, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ। फिर कॉलेज में वो डिस्टेंस भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, वो जिंदा है भाई साहब। तो मतलब होता है ना, किसी का एक शेर है, मेरे पुराने रूममेट का शेर है, शायद अक्षय का है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, कि जो एक बार मेरी नज़रों से उतर गया, वो मुझे क्या मालूम किधर गया। क्या बात है। तो फिर मुझे नहीं पता जी वो कहाँ है। तो फिर एक कॉलेज से शुरू हुआ, कॉलेज में गए तो ज़िंदगी ने और चीज़ें दिखानी थी, दोस्त मिले बहुत प्यारे प्यारे। पर भाई संस्कृत का बहुत बड़ा रोल बन गया ना उस वजह से, कि जैसे आज ये सब पढ़ा आपने, पाणिनि, महर्षि पाणिनि, शल्य चिकित्सा, या फिर पतंजलि हो गए, शब्द का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। संस्कृत के आने से आप क्लिष्ट हिंदी पढ़ सकते हैं। वो हिंदी, आपकी हिंदी शुद्ध होती है संस्कृत पढ़ने से। हाँ, क्योंकि संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेज है ना। जैसे आपको लैटिन आता होगा तो आप दी दाई वाली इंग्लिश बहुत प्यारे से पढ़ लेंगे। तो जो शेक्सपियर की इंग्लिश है, वो आपको यदि लैटिन आता हो तो काफ़ी उसी से आपको संस्कृत आता होगा तो आप मैथिली शरण गुप्त को ऐसे पढ़ लोगे। करेक्ट। क्योंकि उनकी भाषाओं में संस्कृत एकनिष्ठ होता था, उनकी भाषाओं में, उनकी कविताओं में संस्कृत ऐसे सम्मिलित होता था, अलग नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ें हैं। हिंदी मेरी हिंदी बेहतर होने के पीछे वजह ये भी है कि शुरू में संस्कृत पढ़ा और आगे चल के मैंने फिर पर भाई एक और बात है कि चीज़ें ने कनेक्टिंग डॉट्स पता होगा आपको, कि कनेक्ट करती है। आपकी जहाँ पर परवरिश हुई, आपका बचपन जहाँ पर है, वहाँ की हिंदी बहुत शुद्ध है। अगर आप यूपी बिहार में देखो एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडिया की, वहाँ की हिंदी बहुत शुद्ध है। उसके बाद उसमें संस्कृत का फ्लेवर ऐड करना, वो आगे अपने आप से, चाहे आपको कोई भी बहाना मिले तो नेचर आपको कई बार आपको तैयार कर रहा होता है। बिल्कुल। आप देखो जितने भी बड़े हिंदी के लेखक हैं,
मतलब चुनिंदा कुछ लोग तो हैं, जैसे राजेश रेड्डी साहब साउथ से हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, पर मूलतः जो हिंदी के राइटर्स है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस रीजन से ज़्यादा हुए हैं। और इसके पीछे वजह ये है क्योंकि हमारी जो इवन लोकल लैंग्वेज है, जैसे मेरी भोजपुरी है, आपने कहा बिहार में हिंदी सबकी शुद्ध होती है, इतनी नहीं है। हम भोजपुरी को ऐसे मिक्स कर देते हैं कि हमको नहीं समझ में आता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि भोजपुरी, पर फिर भी मैथिली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, इन्होंने जो थोड़ा थोड़ा जुड़ गए ना ये हिंदी खूबसूरत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदी की सहायक बोली, जैसे गंगा नदी में सहायक नदियां मिलती हैं, वैसे ही अलग अलग जो हमारी भाषा है, बड़ी भाषा है, मतलब भोजपुरी को अलग से एक भाषा हम कह सकते हैं, बट वो चूंकि देवनागरी में लिखते हैं वो हिंदी के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और मैं बिहार में 5 भाषा है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, हिंदी है, नेपाली भी कई हिस्सों में बोली जाती है, ये आउटर्स में। हाँ, वो जो तराई का इलाका है जो नेपाल से जुड़ता है, बॉर्डर टचिंग है, तो ये सारी भाषाएं हैं। तो इतना जो भाषा में रिच स्टेट होगा तो उसकी बोली, उसके साहित्य की रुचि तो अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई कोटा मोहब्बत हुई, लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी कहानी कहाँ शुरू हुई थी, क्या फील था? अभी देखो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। घर वालों को नहीं पता था, पता है घर वालों को। घर वालों ने जब पूछा था तो हमने चुप हो गए थे, मना नहीं किया था, चुप हो गए थे क्योंकि इनकार कर नहीं सकते थे, मान लिया तो कूट दिए गए होते। तो शुरू हुआ था मतलब होता है ना, हम आखिरी बेंच पर बैठ के कब फ्यूचर की बातें सोचने लगे थे, इतिहास की क्लास में फ्यूचर की क्लास सोचने लगे थे। तो ये शुरू हुआ था 10th के आसपास, 11th 12th में जवान हुआ, फिर 1 साल का लॉन्ग डिस्टेंस आया, हमने लॉन्ग डिस्टेंस निकाल लिया, 6 महीने कॉलेज में चला, फिर वो किसी और कॉलेज में गई, मैं किसी और कॉलेज में गया। और फूल का क्या है, फूल के इर्द गिर्द भौरे बहुत घूमते हैं, तो फूल का दिल आ गया किसी भौरे पे, हम दूर थे तो हम नहीं निकाल पाए। तो ये यहीं से शुरू हुआ। वो जाकिर खान का एक शेर है ना कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे मगर आगे ज़रूर पड़ गए। या आप मानना चाहते हो कि बेवफा ही थी? वो दुश्मन होती तो चलता भी, अच्छा, वो दुश्मन होती तो चलता भी, वो महबूब हो के सताती रही, मैं जान छिड़कता रहा, ठोकर लगाती रही। क्या बात है भाई, तो क्या ही कहें इसका। तो ये था। और फिर दूसरा इश्क की कहानी जो आपकी कोटा उसके बाद तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारा जब मैं तो कहता हूँ इश्क में सबका एक बार कटना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो तो वो जो माँ बाप कहते हैं ना आपको 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें वो नहीं समझ में आता है ना। एक बार जब कटता है ना तब फिर लगता है कि भैया नहीं यार, रियलिटी चेक मिलता है आपको आपका करियर बनाना है। मतलब अंबानी साहब के बेटे कितने भी मोटे क्यों नहीं हो, उनकी ब्याह हो जाएगी, तुम कितना भी बॉडी बना लो बेटा, नहीं। यदि करियर नहीं है ना, तो फिर वो क्लैरिटी कॉलेज के पहले ईयर में आ गई मुझे। तो फिर कॉलेज में 4 साल मैंने नहीं हो ही नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई। तो कॉलेज के 4 साल हमने पढ़ाई पे फोकस करी, 8.45 CGPA है इंजीनियरिंग में, कॉलेज डिग्री से पास हुए, बहुत प्यारी फ्लाइंग, एक केटी नहीं मिली, मतलब इंजीनियरिंग बगैर फेल हुए पास हुआ। बिना केटी के मतलब बड़ी बातों में तो गिना जाता है इसको, बहुत बड़ी बात थी। और उसके अलावा पूरे 4 साल कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया है, मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्म किया है। VIT यूनिवर्सिटी नाम है, बहुत प्यारी कॉलेज है, बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, बट इतना ज़्यादा स्कोप दिया ना उसने, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति यदि तो VIT बहुत प्यारा, मतलब होता है ना, मैं जहाँ से आता हूँ ना, आपने वो गाना सुना होगा ना, पप्पू कांड डांस वाला, राइट? आई वाज दैट पप्पू, मैं ही था। हाँ, सेम अपन लोग हैं, वो जो छोटे गांव से आने वाले लड़के, हमको नहीं पता, हमको फैशन सेंस नहीं है। फैशन सेंस इज अ प्रिविलेज वी पीपल डोंट हैव। अमीरों की बात है। हाँ, ये अमीरों की बात है। हमारे पास वही कुर्ता है, हम उसी कुर्ते में हर जगह जाते हैं। करेक्ट। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज के ऊपर हम लोग कोट पहन सकते हैं क्योंकि हमारे पापा लोग पहनते थे। हमारे पास वही एक जूता है, एक स्कूल का जूता है, एक स्पोर्ट्स का जूता है। क्या होता है फैशन? करेक्ट। होता क्या भाई, कपड़े तन ढकने के लिए। तो कबीर ने कहा जिस दिन इंसान की पहचान कपड़ों से होने लगी उस दिन इंसानियत तो मतलब होता है ना, गर्क खत्म हो जा रही होगी। तो हमारा तो यही था भाई, जो पहन लो पहन लो। इस कॉलेज गया था मैं पहले दिन, एकदम पूरा प्रॉपर फॉर्मल जैसा पहने, शॉर्ट पैंट, ये ऊपर की बटन बंद करके, बालों में तेल लगा के एकदम चंपी, और दोनों कंधों वाला बैग। ओ भाई साहब, उस दिन मैंने महसूस किया कि लोग जज करते हैं। हर जाती हुई निगाह मेरे को देख रही थी, मुझे लगा इतना तो पॉपुलर नहीं हूँ मैं। बाद में पता चला वो मुझे देख के नहीं हंस रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। तो फिर बाद में मेरे कॉलेज के दोस्तों ने बीड़ा उठा लिया कि इसको ठीक कराना है। दोस्ती बहुत। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लड़के का फैशन सेंस ठीक करना है तो जिंदगी में एक लड़की होना बहुत जरूरी है। मेरी वाली का भी नहीं था, पहली वाली का। यदि होता तो मैं कॉलेज में पप्पू थोड़े गया होता।
उसने शी वाज ऑफ द आइडिया कि लेट इट बी। ओके, तो अच्छा लगता है ऐसे भी। हम लाइक आय हाय यही तो है, इसीलिए तो फंस गए। मतलब मेरे श्याम की राधा तो यही है। फिर बाद में चला कि नहीं है। और हम लोग हाँ। पर हम लोग एज अ इंसान यही तो चाहते हैं ना हम लोग कि हम जैसे लोग वैसे एक्सेप्ट करें हम लोगों को। इट्स टफ समटाइम्स। सामने वाले जैसे कई दफ़ा हमारे लिए भी ऐसा होता है ना कि इंसान के अंदर, बिकॉज वी आर नॉट द परफेक्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। ये जो चरस बोया गया है ना इस जनरेशन में, बी द वे यू आर, ये सबसे बड़ी चरस है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने को आज से 5 साल पहले देखो, क्या आप यही व्यक्ति थे जो आज से 5 साल तो हमारी रोज बदलते हैं। तो जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां आपको बताते रहे। यदि कमी है तो ये चरस ना बोया जाए कि बी द वे यू आर। नो, यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ट्राई टू बी वन। तो यदि जब लड़कियां ये काम करती हैं तो दिक्कत ये होती है ना कि वो अपने स्वार्थ के लिए करती हैं, वो आपके लिए नहीं करती हैं। जिस दिन से उसने आपके लिए करना शुरू कर दिया, आपको बुरा क्यों ही लगेगा। दोस्त यही करते हैं ना, भाई तू ऐसे बेकार लग रहा है, तो अपन तुरंत वो शर्ट खोल देते हैं, इसमें से तो बाहर जाना ही नहीं। हाँ, तो अपन तुरंत वो खोल देते हैं, भाई तेरे बाल गंदे लग रहे हैं, क्या कर सकता हूँ तू बता। पर बंदी ये कहती है ना, मेरे दोस्तों के सामने तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। ये इरिटेटिंग लगती है कि तेरे दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के सामने जा सकता हूँ इसमें, यानी मैं अच्छा लग रहा हूँ तेरे, ये वाला पॉइंट आ जाता है। वो एक फर्क जो आ गया, ये नियत का फर्क। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी काम दुनिया में नियति तय होती है आपके नियत से। तो आपका नियत क्या है वो काम करने का, ये तय करता है कि उस पर व्यवहार कैसा आएगा, ज़माना कैसे व्यवहार करेगा उसके ऊपर। आपकी नियत पवित्र है ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम लोगों से बहुत आसानी से करवा सकते हैं, और वो हो जाएंगे। मैं आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझो ना, एक व्यक्ति थे इस देश में, गांधी के नाम से जाने जाने वाले। ये देश जो बात बात पे गाली फेंक के मारता है, उस देश को गांधी ने ये सिखाया कि यदि कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, और देश ने बखूबी किया, निभाया। तो आप मोहब्बत से, अपनी नियत से, गांधी कोई साजिश नहीं कर रहे थे, गांधी ने बड़े प्रेम से बताया यार इससे ना बेहतर होता है इंसान। लोगों ने किया यार, लोगों ने, मतलब हम योद्धा थे, हम बात बात पे तलवार खींच के लड़ने वाले लोग थे। उसको गांधी ने कहा कि नहीं, वक्त बदल रहा है, यदि विरोध का एक नया स्वरूप हमको ढूंढना पड़ेगा, यदि विध्वंस बचाना है तो युद्ध रोकना पड़ेगा। और युद्ध रोकने का एक तरीका यही है कि हथियार नहीं उठाएंगे जी आप। क्या करुणामयी बगावत करी थी हमने अंग्रेजों। और कितनी खूबसूरत बात है भाई, आज हमारे पास डिजिटली सब कुछ है, बहुत इजीली हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी हम 100 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। हम लोग शो करें, हमें पता है हमारे शो में 200 लोग टिकट्स, किस तरीके से हम कितना प्रमोट करते तब आते हैं, जबकि हमको थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। इस वजह से एक इंसान आता है और उस पूरे भारत देश को इकट्ठा कर देता है। और ना कोई डिजिटल मीडिया, बस एक नाम, एक भरोसा, गांधी। नियत और वक्त। मैं यही बता रहा, तो कोई भी काम दुनिया में आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम असंभव है, नियत सही रखो, एक चुटकी में वैसे होता है। पता है ना, आपने गिलहरी वाली कहानी सुनी होगी, जब राम जी समुद्र पे पुल बांध रहे थे। हाँ, वो गिलहरी छोटे छोटे जो पार्ट्स थे उनको, हाँ, वो बदन में बालू लपेट के वो पानी में डुबकी लगा रही थी, फिर आ रही थी, फिर बालू में इकट्ठी हो रही थी, बालू बदन में चिपका रही थी। फिर उसका मन था कि हम बालू से समुद्र भर देंगे, राम जी कैसे नहीं जाएंगे। हमको पता है नहीं, गलत, मतलब असंभव है, पर नियत उसकी थी, प्रभु खुश हुए। तो ईश्वर इसी मामले में खुश होता है, आपकी नियत अच्छी होती है तो नियत ही अच्छी हो जाती है। क्या बात है भाई। और मतलब एक बात का जो अपने बात सार शुरू किया था कि मैं भूल गया भाई, एक सेकंड, हमने टॉपिक कहाँ शुरू किया था, अब पता नहीं। बहुत अच्छी बात निकल के आई थी हमारे बीच में अभी कि आगे चलते हैं, रुको, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी, पर आगे बढ़ते हैं। मतलब अपन ने शुरू किया था कॉलेज से, फिर बंदी कपड़े चेंज करवाती है, फिर दोस्त आते हैं, फिर वहाँ से गांधी की नियत से ठीक होगी, फिर गांधी आते, फिर इसके बाद पता नहीं आपने बात कहा। एक बहुत प्यारी बात आई थी मेरे दिमाग में, पर स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई ब्रेकअप का फेस होता है। हाँ जी। कहते हैं कि ब्रेकअप पे बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिखी जाती हैं, तो मतलब दिल टूटने पे कविताएं लिखी जाती हैं। जब मतलब रॉक स्टार में कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर रणबीर कपूर के कैरेक्टर को कहता है कि दिल टूटेगा तो झनकार निकलेगी, तो पूरे देश ने समझा था कि ये इश्क में हारे हुए लोगों की बात कर रहे हैं। गलत है, दिल टूटना चाहिए। और दिल केवल महबूब नहीं तोड़ के जाता है, हर उस शख्स पे जिस पे आप उम्मीद से ज़्यादा यकीन करते हैं, अपने से ज़्यादा यकीन करते हैं, जब वो धोखा देता है तो दिल टूटता है। क्या बात है भाई, मतलब कि ज़रूरी नहीं तुम्हारा प्यार का रिश्ता हो, कोई तुम्हारा बहुत खास दोस्त हो सकता है, बहुत कोई अपना हो सकता है, कोई परिवार का होता है। और जब वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनसे बहुत उम्मीदें थी आपको, तकलीफ़ होती है, और बहुत तकलीफ़ होती है। पिछले साल किसी कारणवश
कॉलेज के दोस्तों से लड़ाई हुई, साथ रहते थे बॉम्बे में, लड़ाई हुई और बहुत गंदी हुई, बहुत छोटी बात पे, मतलब सामंजस्य की बात थी, नहीं हो पाई। और इतना ज़्यादा निराश हुआ मैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं पूरा ही अंधेरी वाला इलाका छोड़ के चला गया, मैं पवई शिफ्ट हो गया क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था मुझसे। पंक्तियाँ लिखी थी वहीं पे कि जिन रिश्तों में, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ना, मैं कमरों को घर बनाता हूँ, मैं घर में तुलसी का पौधा लगाता हूँ, मैं बालकनी में फूल लगाता हूँ, घर में मंदिर की स्थापना करता हूँ, किचन के सारे, तो मैं घर बनाता हूँ। घर बनाने के बाद वो घर हो जाता है, वो फ्लैट नहीं रहता है। तो ऐसे में जब छोड़ के जाते तो बड़ा महसूस होता है, अजीब लगता है कि जिन रिश्तों में चार दीवारी को भी घर सा बना दिया, जिन रिश्तों के पाँव चूमकर उनको सरसा बना दिया, जिन रिश्तों में चार दीवारी को भी घर सा बना दिया, जिन रिश्तों के पाँव चूमकर उनको सरसा बना दिया, दिन भर थक कर जिन रिश्तों के कंधों पर सो जाना था, जिन रिश्तों को मानव से उठकर ईश्वर हो जाना था, जिन रिश्तों के कस्में खाने थे दुनिया के लोगों को, जिन रिश्तों से मुंह छुपाने थे नफरत के चोगों को, उन रिश्तों पर बोझ हो गया जिनका अना रहा हूँ मैं ईगो। उन रिश्तों पर बोझ हो गया जिनका अना रहा हूँ मैं, उन रिश्तों के मर जाने का मातम मना रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई। तो ये है महबूब ने भी तोड़ा, उस पर भी बहुत सारी कविताएं हुई हैं। दिल टूटता है कविताएं होती हैं, टूटे दिल से झनकार निकलती है, जरूरी नहीं कि आशिक ही तोड़े। क्या बात है भाई। तो ये है भाई, दोस्ती क्या अहमियत है आपकी लाइफ में? मेरी माँ ने कॉलेज के दिनों में एक बात कही थी मुझसे कि बेटा बहुत दूर रहते हो तुम, हम पहुँचते पहुँचते पहुँचेंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको कुछ होगा ना तो तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग तुम्हें पहले आएंगे, तो उनको उनके हिस्से की अहमियत मिलनी चाहिए। क्या बात है। तो यदि वो सबसे पहले आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में तो उनकी प्रायोरिटी तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे पहले आनी चाहिए। और ये बहुत जल्दी क्लियर हो गया। तो मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी में मेरे दोस्त हैं, और उसके बाद मेरे माँ बाप हैं, उसके बाद मेरी कविताएं हैं, और फिर मेरा दफ्तर है। और दोस्त में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर दो दोस्त हैं जो उनके कहते हैं ना कि मतलब जिनके बगैर ज़िंदगी में मुश्किल लगती है। मतलब होता है ना कि वो रहते हैं तो ऐसे रहता है कि ईश्वर है आसपास। उमंग और रोहित करके हैं, कॉलेज के रूममेट थे मेरे, और मेरी ज़िंदगी में जो उमंग है वो उमंग है। क्या बात है। तो ये है, तो ये दो हैं। बाकी उसके बाद बॉम्बे में दोस्त मिले हैं, कॉलेज में भी बहुत प्यारे दोस्त थे, पर इन लोगों ने ना ज़िंदगी बदल दी मेरी। मतलब होता है ना, वो इन्होंने ज़बरदस्ती अंग्रेजी सिखाई, कपड़े पहनना सिखाया। मैं कहीं इवेंट पे जाता था कॉलेज में मैं पॉपुलर था काफ़ी ज़्यादा, अभी भी है, पर कॉलेज वाला अलग मज़ा था। एक कॉलेज वाला मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आता था। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं चलना चाहते थे कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज में निकला, यदि पैदल निकला कॉलेज में तो मुझे कम से कम 15 लोग रोकेंगे, मेरे से बात करेंगे, तो उनको इरिटेशन होती थी। तो वो कहते थे तू आ, हम जाते हैं गेट के बाहर मिल। तो ये चीज़ थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। वो पलट के लोग देखते थे, अच्छा ये वो है, वो कविताएं करते क्या मतलब। तो कॉलेज ने हिम्मत दिया कि मैं इसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ। मैंने कॉलेज में 5000-6000 लोगों के बीच में परफॉर्म किया। आपके एक शब्द पे उछलें, आपके भावपूर्ण कविताओं पे वो नम हो जाए, चुप हो जाए। मैंने 5000 लोगों को शांत देखा है, सन्नाटा देखा है जब मैंने कविताएं करी, और वो तसल्ली देती है। तो इसके बाद हिम्मत हुई, तो कॉलेज में दोस्त मिले, बॉम्बे में दोस्त मिले, अदनान है, फैजल हैं, और भी दोस्त हैं, श्वेता हो गई, तो और बहुत सारे दोस्त बॉम्बे में हैं। और दोस्तों ने ज़िंदगी बनाई है, वरना परिवार तो, घर तो बहुत दूर है। घर से दूर घर की कमी नहीं महसूस होती है, वो है कि दोस्ती है। भाई, मैंने ऐसे एक लाइन लिखी थी कि शहर को घर बना रहा हूँ, अनजानों को अपना बनाकर। वही वाली बात है। दोस्ती में मतलब ये तो हो गई भाव वाली, दोस्त बकचोद भी होते हैं। सही बात है ना, बात पे लेने वाले। बहुत तो अच्छे से पंक्तियां हैं कि मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं। जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर, जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर, उससे ज्यादा देने वाले दोस्त मिले। क्या बात है भाई। मुझे याद है कि जब मैंने होते होंगे औरों के दोस्त लिखा था, उसके 3-4 साल बाद में कोई मज़ा आया था कि कोई दोस्ती हुई, बहुत मज़ेदार पोइट्री आई थी, मुझे याद है भाई अभी तक। भाई, हिंदी पोइट्री आज की डेट में एक मॉडर्नाइजेशन हुआ है कि आज हम लोग भी लिख रहे हैं। हम कहीं ना कहीं वो जो शुद्ध हिंदी थी, हमने उसको
ब्रेक कर दिया, ठीक है। और शायद हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो परवरिश रही, हमारी अपब्रिंगिंग रही, हमने वो वाली हिंदी देखी, जिस वजह से हम अपनी तरफ से हम हिंदी लिख रहे थे, पर आपने जो हिंदी लिखी उसमें एक फ़र्क है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, मेरा मानना बहुत खुला विचार है इस मामले में। मेरा कृष्ण जब पितामह का वध हो रहा था और पितामह ने पूछा था कि मेरी क्या गलती थी, तो कृष्ण ने कहा था परिवर्तन के राह में सबसे बड़े रोड़े थे। तो मेरा मानना है कि वक्त परिवर्तनशील है और वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब 13वीं 14वीं शताब्दी में संस्कृत में गद्य लिखा जा रहा था, पद्य लिखा जा रहा था, तब बाबा कबीर ने अवधी में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, ब्रज में लिखा। आज 6 साल बाद हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। रामचरितमानस इसलिए हमको कंठस्थ हो गया है क्योंकि वो हमारी भाषा में लिखी गई थी, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसलेट होता गया। और हनुमान चालीसा अवधी है, राइट, हनुमान चालीसा ब्रज अवधी इसका मिक्स है। तो हमको वो भाषाएं ज़्यादा याद रह जाएंगी जो हमारे करीब होंगी। आने वाली पीढ़ियों ने वो भाषा जिया ही नहीं, एक मतलब होता है ना क्लिष्ट हिंदी वाली, तो नहीं समझ पाएंगे। भाषा का काम शुद्धता मेंटेन करना नहीं है, भाषा का काम भावनाओं का आदान प्रदान करना है। क्या बात जिस है भाषा में, जिस शब्द में, जिस तरीके में भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उसी को भाषा कहते हैं। हिंदी की उपज और हिंदी की पैदाइशी ही इसी बात पे हुई थी कि संस्कृत मुश्किल होने लगी थी लोगों के लिए। करेक्ट। हिंदी निकली और हिंदी की सबसे खूबसूरती यही, सबसे अच्छी बात हिंदी की यही है ना, हिंदी बहुत मिलनसार है। हिंदी में 4 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो हम तत्सम पुराने शब्द, तद्भव जो नया हुआ है उनके पुराने से नया किया है हमने, विदेशज हमने बस, ट्रेन, स्टेशन हूबहू उठा लिया। देशज लोकल शब्द थे हमारे, लोटा, झाड़ू, ये लोकल शब्द है। जैसे मतलब एड़ा है क्या, तो एड़ा हिंदी का जो शब्द हमारी है, लोकल भाषाओं के शब्द हैं वो देशी शब्द में आते हैं। तो हिंदी सबको गले लगाती है। हिंदी वो धागा है जो अलग अलग भाषाओं के मोतियों को पिरोकर एक हार बनाती है। क्या बात है भाई। तो हिंदी आप जिस भाषा में लिखते हो वो भी हिंदी है, मैं जिस भाषा में लिखता हूँ वो भी हिंदी है। आने वाले 100 साल बाद जो भाषा में लिखेंगे, जो लिखेंगे कि मेरे मन की इमोशन को तुम समझ नहीं पाए, हिंदी है। करेक्ट। हम हिंदी लिपि है, देवनागरी लिपि में आप लिख दे रहे हैं वो हिंदी है, समझ में आ जाए वो हिंदी है। क्या बात है भाई। तो जो समझ में आ रहा है सब हिंदी है। कोई वो ग्लानी लेके नहीं जीना है कि मेरी क्लिष्ट हिंदी नहीं है तो क्या मैं हिंदी का शायर हूँ, हिंदी की कवि हूँ या नहीं, या मैं इस चौड़ में नहीं घूमूंगा कि मेरी बहुत क्लिष्ट है, कि क्या मैंने शुद्धता लिख दिया है। प्योरिटी का भाषा में कोई स्थान नहीं। बहुत खूबसूरत बात है। मैंने जहाँ बात शुरू की थी ना कि आज हमारे साथ हिंदी कविता लिखने वाले बहुत खूबसूरत हिंदी कवि आए हैं, तो इस 30 सेकंड के कॉन्वर्सेशन में ना मैंने क्यों बोला कि हमारे बीच आज एक हिंदी कवि आए बहुत कमाल के, शायद इसलिए बोला था। मलप्पन आपका भाई, लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपने, गांव, शहर और शुभम शाम, पर कुछ बातें रह जाती है हमारे बीच में कि यार शुभम ने ना लाइफ में ये सीखा है और ये मैं ना मेरी ज़िंदगी का सार निकालोगे ना तो ये सार संभाल के लेके जाना, मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन आज आप लोगों को बता सकते हो? मैं थोड़ी सी कहानी के तौर पे बताना चाहूँगा। आपने घी खाया है? घी खाया ना? आजकल शहर में रहने वाले लोग क्योंकि वो नहीं उपलब्ध करा सकते, हम जाते हैं मार्केट से डब्बा उठाते हैं, घर पे लाते, खाते हैं, दैट्स इट। उसकी प्रक्रिया से दूर हो गए हैं, घी बनने की प्रक्रिया से दूर हो गए हैं। जब मेरी मम्मी 15 दिन दूध की छाली इकट्ठी करती थी, फिर एक दिन बैठ के उसको मथती थी, वो रही बोलते हैं जिससे ऐसे, हाँ वो वाला काम करती थी। उसके बाद उसके ऊपर मक्खन इकट्ठा होता था, उसको उठाती थी और उसके बाद गर्म करती थी और घी निकलता था। तो यदि बीच में कभी घी खत्म हो गया घर का तो हमको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, मम्मी बनाएंगी। अचार खत्म हो गया तो साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, तब अचार आएगा। दूध नहीं है घर पे तो हम फट से मार्केट जाके दूध नहीं ला सकते हैं, हमको अब अगले दिन गाय का दूध निकाला जाएगा तभी दूध आएगा, तो अब लाल चाय पीजिए आप। तो हर चीज़ की उपलब्धता ने हमें इंतज़ार का महत्व ख़त्म कर दिया है। हमको पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ की, और ये चीज़ हमने ज़िंदगी में उतार लिया। हमको कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो हम बेचैन हो जा रहे हैं। 6 महीने मेहनत करी, सफलता नहीं आई, हम टूट गए। ताजमहल को बनने में 20 साल लगते हैं, बिरयानी को बनने में 3 घंटे लगते हैं, मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। भूख दोनों मिटाएंगी पर दोनों का अस्तित्व अलग है। आप क्या निर्माण कर रहे हैं उस बात से तय होता है कि उसमें कितना वक्त लगेगा
और जिसमें जितना वक्त लगना है उतना लगेगा, तब तक आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जब मैं बॉम्बे आया 2017 में, या मैं अक्सर शिकायत करता हूँ यार, मतलब मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं जब देखता था रईस लोगों को जिनके पास संसाधन थे, एक टीस तो होती थी, मतलब गुस्सा नहीं कह सकते पर एक टीस होती थी कि काश, मतलब ईश्वर ने थोड़ा सा हमें भी दिया होता है। कि वो सनरूफ पे जब बच्चा बाहर देखता है, एक छोटा सा बच्चा, कि आपको हमेशा लगेगा कि यार मैं अपने बचपन में ना यार सनरूफ छोड़ो, गाड़ी नहीं थी हमारे घर पे बहुत समय तक, तो हमें लगता था यार मतलब देने वाले ने इतनी नाइंसाफी क्यों। फिर अब जब मैं गाँव शहर में कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ना हुआ होता तो ये कहानी ना होती, 1 घंटे की कविताएं ना होती, मेरा पूरा भविष्य ना होता, तो मेरा वर्तमान आगे जो जनरेशंस के लिए दे रहे हो, इंटरप्ट किया मैंने, सॉरी आपको, पर आप जो गांव शहर में से आप आने वाली जनरेशंस के लिए दे रहे हो, शायद हजारों लोगों की कहानी आप लेके आओगे। तो वो धैर्य एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस मतलब मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, हमारे जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में पेशेंस नाम की एक चीज़ है जो लुप्त होती जा रही है। धैर्य नहीं है, हम 4 सेकंड से 5 सेकंड किसी की वीडियो को देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू देखने का दौर खत्म हो रहा है। बहुत मुबारक कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, एक चलन आए कि लंबे वीडियोस भी देखे जाते हैं, देखे जाने चाहिए। मतलब मैं बीच में जब मेरा भी ऐसा हो गया था 30 सेकंड या 40 सेकंड की चीज़ें देखने में, तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पे लंबे लंबे वीडियोस देखने शुरू करे। मैंने 3-3 घंटे के देवीकृति सर के वीडियोस देखे हैं इजराइल वगैरह पे। तो ये एक प्रैक्टिस के तौर पे आप लीजिए। लंबे समय किताबें पढ़ने का दौर आना चाहिए वापस। इसलिए नहीं कि किताबें अच्छी लिखी गई हैं, मैं लेखक हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। किताबें आपको बांध के रखती हैं। आप 3 घंटे में वो फिल्म देख सकते हो, पर जो आप 9 घंटे 10 घंटे लगा के एक एक भाव को जीते हो ना, वो जिस चीज़ में वक्त लगता है उस चीज़ में आप उस मासूमियत को जी पाते हो जिस मासूमियत में वो लिखी गई। करेक्ट। तो पेशेंस एक चीज़ है जो मैंने बहुत सीखा इस ज़िंदगी में। ईश्वर पे यकीन सीखा मैंने पेशेंस के तौर पे। जब आप ऐसे पेशेंस नहीं रख सकते, ऐसे आपका धैर्य नहीं काम करता है। आपका धैर्य इस बुनियाद पे काम करता है कि आपको यकीन होगा कि इस इंतज़ार के बाद उपलब्धि मिलेगी। और ये तब होता है जब आपका आस्था हो आपके अंदर। ढकोसलों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि जाइए आप मंदिर में पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप तिलक लगाइए, हर रोज़ हवन नहीं करते हैं, या आप जय श्री राम के नारे नहीं लगाते हैं तो आप ईश्वर के प्रिय नहीं है। आस्था एक चीज़ होती है जो आपको सौम्य बनाती है, जो आपको नम्र बनाती है, जो आप मतलब होता है ना, राम होना बहुत मुश्किल टास्क है। विनम्र होना, करुणामयी होना, धैर्यवान होना, आशावान होना, यकीन करना, सबका आदर करना, सबसे तमीज़ से बात करना, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, सबके लिए स्वयं को उपलब्ध रखना, अपने आराम से पहले दूसरों की इच्छा के बारे में सोचना, ये सब करने से आप धर्मनिष्ठ होते हैं। और ये सब करने से आपके अंदर धैर्य आता है, ईमानदारी आती है, कोमलता आता है। और जब आप ईमानदार होते हैं अपनी ज़िंदगी में तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वक्त लगेगा। गांधी को 30 साल लगे थे देश को आज़ाद कराने में, पर हम इकलौते ऐसे मुल्क हैं जब आज़ाद हुए तो हमने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा। क्या बात। हम आज इंग्लैंड जाते हैं, हम लंदन जाते हैं, हमको कोई बैर नहीं है उनसे और उनको कोई बैर नहीं है हमसे। तो हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, हमने दुश्मनी ख़त्म कर दी। क्या बात है भाई। तो ये चीज़ होता है लंबे अंतराल में, समय लगता है, तो समय दीजिए चीज़ों को। धैर्य बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। दादी के बारे में बात करें हम लोग, अगर आप कंफर्टेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज जब हमें पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो मैंने शुभम भाई को मैसेज किया कि भाई कितना टाइम लगेगा, और शुभम भाई का मैसेज कि 11:20 में मैं पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मैंने पोस्ट देखा कि, और फिर मेरी हिम्मत भी नहीं बोलने की भाई आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्योंकि अब मैंने इसलिए फ़ोन करने की भी मैंने कहा ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो। ऐसा नहीं था कि हमें वो नहीं था, एक लंबी उम्र जी के दादी गई हैं, अपने हिस्से की खुशियाँ अपने हिस्से के गम जी के गई हैं, पर फिर भी किसी का जाना अखरता है, बुरा लगता है। मतलब हम जाते थे ना, अभी जब से मेरी मम्मी ने वचन लिया दिवाली और छठ में घर आने का, हम जाते थे और दादी के पैर छूते थे ना, तो एक समय तो लास्ट टाइम तो दादी पहचान नहीं पाई थी इस बार छठ में कि कौन है। फिर नाम बताया तो बेटा जहाँ जियो खुश जियो, जहाँ ये तो ये बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है ना कि दिल खोल के आशीर्वाद देते। मेरी दादी से किस्से बहुत है, मतलब मेरी 4 दादियाँ रही हैं, मेरे 4 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती, तो ये सबसे बड़ी दादी थी। तो मेरे घर की जो कहानियाँ मुझे सुनने की मिली हैं, मेरे परदादा की कहानियाँ, मेरे
चेहरे पर दादी की कहानियाँ, उनके ज़िंदगी के संघर्ष, कैसे वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे इकट्ठे हुए। दादी बहुत इत्मीनान से बताती थी। और कई दफ़ा घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं जहाँ 7 लोग रहते हैं वहाँ पर कभी दादी का ऐसा मुंह खराब नहीं हुआ। कभी दादी ने किसी को अपशब्द कहना हमारे बुजुर्गों का अधिकार माना गया है, पर दिल उसका ना कि गुस्से में कह दिया, अब फिर आके बहुत प्यार से बैठेंगी सबके सामने। अभी मेरे बड़े भैया हैं, उनका बेबी हुआ, और पिछले साल उनके मतलब 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो दादी ने अपने रूंधे गले से, साल भर से दादी बेड रिडन थी, तो अपने रूंधे गले से सोहर गाए थी दादी ने। हमने वो वीडियो रखा है, मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो इतनी खुशी से गा रही हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं और गा रही हैं कि बेटे की शादी हो रही है। फिर 2 साल बाद अभी जब उनको अभी वो मतलब वो और जीती, और महीने 2 महीने 1 साल और होता, पर जैसे उनको पता चला कि भैया को बेबी हुआ है, उस मतलब होता है ना निर्बल काया में कि मतलब ताकत नहीं बची है, दादी ने 4-5 घंटे सोहर गाए हैं जोर जोर से। मतलब घर में सब खुश भी थे, घर में सब परेशान भी थे, सब रो भी रहे थे दादी के गाने से। और उस दिन से फिर दादी बीमार पड़ी तो हमें लगा अब दादी चली जाएंगी, तो हम इंतज़ार में थे, न मुक्त होती। पर बुरा लगता है किसी के गुजरने का, ऐसा लगता है जैसे बुजुर्गों का साया उठ गया है। अपने लोग जब जाते हैं तो तकलीफ तो खैर आपको बिल्कुल होगी, और आज तकलीफ नहीं होगी, शायद 2 महीने हम 2 जाएंगे, 20 साल हम जब घर जाएंगे ना और उनका कमरा खाली दिखेगा तब तकलीफ, तो वहाँ तकलीफ होती। करेक्ट भाई एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। नाइस। इसका बस छोटा सा मकसद है मेरा कि मैं जब भी किसी के घर जाऊँ तो मैं उनके घरों में तस्वीरों में, ये फोटो मेरी शादी के लिए गई है। ट्रू, थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी क्यूट। या मैं अपनी फोटोज नहीं डालता हूँ, अपनी फोटोज लेने की आदत ही नहीं, कोई खींच किसी ने सिखाया नहीं ना कि फोटो डालनी है। ट्रू, किसी ने बताया नहीं कि ये जरूरी होती है सिविलाइजेशन के लिए। चलो बढ़िया। तो आज थे हमारे साथ शुभम श्याम, बहुत कुछ सीखा, और एक बात जो मैं संभाल के लेके जाऊंगा आज, बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी सबके काम आएंगी। आज मेरे लिए जो बात थी कि जब आपको लोग बोलते हैं ना आपको बेहतर बनना है, जो लोग बोलते हैं ना आप जैसे हो परफेक्ट हो, शायद जाने अनजाने में वो आपसे गलत बात बोल रहे हैं। जो लोग आपको बोलते हैं ना आपको बेहतर बनना है, आपको और नया कुछ सीखना है ज़िंदगी में, उन लोगों की बहुत इज्जत करना, उन लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार देना, क्योंकि वही आपका अच्छा सोचते हैं। कबीर ने कहा है ना, निंदक नियरे राखी आंगन निकुटेर बधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुहाए। क्या बात है। तो ऐसे लोग जो आपकी कमियां गिनाते हों, आपके अंदर की कमियां गिन रहे हों, आपको बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहे हों, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और आप भी ज़िंदगी में जो लोग कमियां निकालते हैं, जो दोस्त आपकी, उनको बहुत अच्छे से दोस्त बना के रखना, संभाल के रखना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा एपिसोड देखा। शुभम भाई का इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, यहाँ पे दिव्यांश का आईडी आ रहा होगा, प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बातें विद दिव्यांश राणा। और जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे आज अपना स्पेशल टाइम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में हाँ, गाँव शहर और मैं का एपिसोड आ रहा है, आप उसको ज़रूर देखिए। 1 घंटे का वो पोएट्री स्पेशल शो है। हाँ, और प्लीज़ एज अ पोइट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी कोई पोइट्री शो आता है तो प्लीज़ धैर्य रख के ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।